नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 होम साइंस और चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है और क्लास भी 11 है और ये होम साइंस के नए सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपको बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गृह विज्ञान का 11वां चैप्टर जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा कहता है स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती का क्या महत्व है। एक व्यक्ति के जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में स्वास्थ्य क्या होता है, तंदुरुस्ती क्या होता है और इसका महत्व उसके जीवन में कितना होता है। तो देखिए, स्वास्थ्य जो है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है, पड़ाव होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो, उसके जीवन में कई प्रकार से खुशहाली रहती है, लेकिन एक बीमार व्यक्ति ना हमेशा दुखी रहता है, नकारात्मक रहता है, कमजोर रहता है, किसी भी कार्य को ना करने की क्षमता होती है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना महत्वपूर्ण चीजें होती है उसके जीवन के लिए। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है? उसका शरीर मजबूत होता है, उसके सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। सामाजिक तंतु अर्थात समाज के अंदर समाज के लोगों के साथ उसके रिश्ते काफी मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक समाज में रहने वाले व्यक्ति का जीवन इन्हीं सब चीजों पर टिका हुआ होता है। एक स्वस्थ संतुलित आहार आपको फिट रखने में मदद करता है। आपका खान-पान जो है, यही तो आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपकी डाइट में प्रतिदिन प्रोटीन होना ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों के शामिल हो देखिए, एक होता है ना बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। ये आपके जीवन को संतुलित करके रखता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, आपके मानसिक तनाव को दूर रखता है, आपके रिश्ते समाज में काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। ये चिकन हो गया, मछली हो गया, टोफू हो गया, बीन्स हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और लोग इसका सेवन भी खूब करते हैं ताकि उनके शरीर में प्रोटीन बना रहे। प्रोटीन से तो आपको पता है नए-नए ऊतक का निर्माण होना, आपके शरीर में बीमारियों का समाप्ति करने का काम भी प्रोटीन करता है। इसके अलावा रोजाना की गतिविधियों को पूरा करने के लिए आपके शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा की जरूरत भी पड़ती है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के कार्य को तो करते हैं और ये सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं, इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हमें वीकनेस जैसा फील होना शुरू होगा। तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और समृद्ध आहार चाहिए। समृद्ध आहार कहने का मतलब हो गया कि बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, सभी प्रकार के जरूरी की चीजें इसमें मौजूद हो, ऐसे भोजन करने शरीर के लिए ऊर्जा का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर आहार क्या होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है। तो देखिए, एक स्वास्थ्यकर आहार जो है, वो स्वास्थ्य, कल्याण, वृद्धि और विकास का नींव है। आपके जीवन में या छोटे बच्चे के या किशोर के या वयस्क के या बूढ़े के जीवन में ये स्वास्थ्यकर आहार है ना, ये उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, उनका कल्याण मतलब उनको सही सलामत रखता है, उनकी वृद्धि होती है, उनका विकास होता है और ये सभी प्रकार के बीमारियां या कुपोषण से भी बचाता है। एक शरीर को, एक स्वस्थ इंसान को अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए स्वस्थकर आहार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीमारी से भी दूर रखता है, कुपोषण से भी बचाता है, शरीर का वृद्धि विकास भी करता है। और अस्वस्थकर आहार जो है, वो बीमारी के वैश्विक बोझ के प्रमुख जोखिमों में से एक है। मतलब जितनी भी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है वो अस्वस्थकर आहार से होता है। मुख्य रूप से हृदय रोग जो है, जिसे हम हार्ट का बीमारी कहते हैं, मधुमेह, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, तो ये सब बीमारियां जो है वो अस्वास्थ्यकर आहार के कारण ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये आपका वीवीआई रहेगा 1 नंबर में, आपसे पूछा जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम बीएमआई भी कहते हैं, आपसे या तो बीएमआई पूछ ले या शरीर द्रव्यमान सूचकांक पूछ ले या बॉडी मास इंडेक्स पूछ ले, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इनके अनुसार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का मापन उसके शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना द्वारा आसानी से किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के
स्वास्थ्य को मापने का काम, जैसे हम आटा नपाते हैं, चावल नपाते हैं, गेहूँ नपाते हैं, पानी नपाते हैं, ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानना हो तो उसे हम बीएमआई के माध्यम से जाँच सकते हैं। शरीर द्रव्यमान सूचकांक जो है, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, इसकी गणना द्वारा शरीर में ग्रहण भोजन के चयापचय की दर का अनुमान लगाया था। जो भी भोजन हम अपने अंदर लेते हैं, वो किस प्रकार से पचता है, किस प्रकार से उसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको ब्लड के साथ किस प्रकार से भेजा जाता है, ये सब हमारा बीएमआई के अंदर होता है, जिसे हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक के नाम से जानते हैं। शरीर में भोजन द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों के टूटने, अपचय तथा नए घटकों के निर्माण अपचय को सम्मिलित रूप से चयापचय कहा जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। देखिए, आप जो भी भोजन करते हैं, ये आपके शरीर में जाके विघटित होता है, टूटता है, जलता है और इससे फिर एंजाइम हमारे खून तक पहुंचता है। इसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस दर से शरीर में चयापचय प्रक्रिया संपन्न होती है, जिस स्पीड से होती है, उसे हम चयापचय की दर भी कहते हैं, मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ध्यान समझिएगा, आपके शरीर में किए गए भोजन को पचाने को हम जो चयापचय कहते हैं, लेकिन जिस स्पीड से, जिस गति से यह हमारे शरीर के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे हम चयापचय की दर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक यह बताता है कि व्यक्ति का शारीरिक भार उसकी लंबाई अनुपात से है या नहीं। कभी-कभी आपने सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनकी लंबाई ज्यादा होती है लेकिन शरीर उनका कमजोर होता है। कई बार आपने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जिनकी लंबाई कम होती है लेकिन शरीर काफी फैला या मोटा हो सकता है। तो ये अनुपात जो है, ये एक प्रकार का जरूरी चीज है कि आपके लंबाई के हिसाब से आपके शरीर का वजन होना चाहिए। इसे ही हम लंबाई का अनुपात के नाम से भी जानते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई निम्न सूत्रों द्वारा मापा जाता है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम बीएमआई के बारे में भी आपको बताए थे। इन सभी चीजों का शरीर का जो भार होता है, मतलब जो वेट होता है एक शरीर का, उसके बाद ऊंचाई, उसके बाद उनको मीटर, मतलब ऊंचाई के साथ उनका मीटर जो है, मीटर में दिए गए नंबर को गुना करके फिर उसका हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बीएमआई। तो ये देखिए, मानक का आयु से कोई संबंध नहीं है, किस वर्ष, कितने वर्ष का है कोई व्यक्ति, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लंबाई और उसके वजन से फर्क पड़ता है। यह पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों के लिए समान है। ये जो अ, इसमें जो निकालने का तरीका है इनका अनुपात, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए एक ही है। हालांकि आनुवांशिक, जातीय और नस्लीय कारकों के कारण यह अलग अलग भी हो सकता है। कई बार अलग-अलग जाति, अलग-अलग नस्ल, अलग-अलग इलाकों के लोगों में ये सारी चीजें अलग-अलग होती है, लेकिन तरीका हमारा बीएमआई का यही है। तो हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाले आहारों के लिए क्या करें और क्या ना करें। अच्छे स्वास्थ्य और आदर्श शारीरिक भार को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ निम्न रूप से सुझाव देते हैं। तो क्या करना चाहिए उसके बारे में जान लीजिए, क्या-क्या काम उन्हें करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, फलों और सब्जियों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जी खाने में उपयोग करना चाहिए। फलीदार सब्जी, संपूर्ण खाद्यान्नों और गिरियों का अधिक सेवन करना चाहिए। ये सब हमें लेने चाहिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। ग्रहण की जाने वाले ऊर्जा का खपत होने वाली ऊर्जा में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें। जितना हम खा रहे हैं उतना ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बन रहा है, तो उसे हम कितना खपत कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा केवल आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। और प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। अधिक फैट वाली चीज, तेल वाली चीज, ब्रेड के ऊपर मक्खन, पराठे पर घी या तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि पकौड़े हो गए, भटूरे हो गए, समोसे हो गए आदि को बिल्कुल कम या न के बराबर उपयोग करना चाहिए। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा जैसे वनस्पति घी इत्यादि का कम से कम प्रयोग करें। देखिए, बाजार में मिलने वाले तो ये जो घी है, जो घी के नाम पे आपको जहर बेच रहे हैं, इनसे तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। इससे बढ़िया कि आप घी खाएं ही मत। मक्खन और घी के नाम पर आपके जीवन के साथ खेला जा रहा है, आपको बीमारियां परोसी जा रही है।
नमक विशेषकर कच्चे नमक का कम से कम उपयोग करें, कच्चे नमक का तो बिल्कुल उपयोग मत करें, वो तो हार्ट के लिए बहुत बुरा होता है। संसाधित खाद्य पदार्थ जैसे कि वेफर्स, केप्सेस, सॉस, बिस्किट्स, अचार, पापड़ इत्यादि का कम उपयोग करें क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा होती है। तो यही था कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य अथवा शारीरिक सुयोग्यता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सही है, किसी भी प्रकार का रोग बीमारी नहीं है, तो इसे हम शरीर का स्वस्थ होना कहते हैं। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य केवल उचित एवं संतुलित आहार का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उचित प्रकार के आहार के साथ-साथ नियमित रूप से किए जाने वाले व्यायाम और स्वास्थ्य संबंधी रख-रखाव के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अगर ये संतुलित भोजन कर लिया, हरी सब्जी खा लिया, फल-फूल खा लिया तो हम स्वस्थ हो गए। नहीं, आपके जीवन में व्यायाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा और भी कई सारी गतिविधियाँ होती है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। आयु बढ़ने के अनुरूप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन यापन के लिए नियमित रूप से व्यायाम जरूरी है। शारीरिक क्रियाकलाप करते रहना चाहिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नियमित जो व्यायाम है, जो एक्सरसाइज है, वो व्यक्ति को चुस्त बनाता है, फुर्तीला बनाता है। नियमित रूप से व्यायाम अगर आप करते हैं तो आपको स्वयं को अच्छा महसूस होगा, आप अपने आप को ताजा फील करेंगे, बेहतर रूप से आप सो पाएंगे। व्यायाम से क्या होता है, हृदय और फेफड़े भी अधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। आपका जो हृदय है, हार्ट है, आपका जो फेफड़ा है, ये भी सही काम करता है, जिससे जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये भी सुधर जाता है तथा श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए सप्ताह में 3 बार कम से कम 20 मिनट के लिए आपको व्यायाम काफी करना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है और ये आपको अपने सप्ताह में करना चाहिए। बात कर लेते हैं वयस्कावस्था में व्यायाम के क्या लाभ होते हैं। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो इस समय एक्सरसाइज करने से उन्हें किस-किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। तो देखिए व्यायाम और बीमारी के बारे में जान लीजिए। नियमित रूप से यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के संगठन, उपापचय दर, हृदय, श्वसन संबंधी स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जिसके कारण गंभीर और दीर्घकालीन बीमारियों की संभावना कमी हो जाएगी। आपके शरीर में खतरनाक बीमारियां सब नहीं आएगी। व्यायाम के कारण क्या होता है, शारीरिक ढांचे, सहन शक्ति, पेशीय बल, लचक में भी सुधार आता है, जिसके कारण व्यक्ति लंबे समय तक शारीरिक रूप से क्रियाशील रह सकता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कई सारे व्यक्ति कम उम्र में ही बड़े सुस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में एक्सरसाइज करते रहो तो आपका जो शारीरिक जोड़ है काफी मजबूत रहेगा और आप लंबे समय तक इसमें टिके रहोगे। विभिन्न प्रकार के व्यायाम और शारीरिक क्रियाकलाप जो है वो बुजुर्गों में आमतौर पर परंतु मुश्किल से ठीक होने वाली समस्या जैसे कि तनाव हो गया, अवसाद हो गया, अनिद्रा हो गई, क्षुधा भाव हो गया, कब्ज हो गया, इस सब को रोकने में काफी सहायक होता है। जो व्यक्ति थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं या थोड़े बूढ़े टाइप के हो जाते हैं, उनमें ये सारी समस्या जो होने लगती है, यदि वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। नियमित शारीरिक व्यायाम कई वर्षों के लिए अशक्तता को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब आपको आलस नहीं आने देगा। व्यक्ति व्यायाम करे तो उसके बहुत सारे लाभ है। देखिए बहुत सारे लाभ कहने का मतलब है कि आप जब खुद ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे तो ये सारी चीजें आपके अंदर खुद आपको महसूस होने लगेगा। शरीर के निचले भाग के व्यायाम विशेष रूप से वृद्धों में शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। कई बार आपने बूढ़े लोगों को सुना होगा कि उनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, चलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में यदि वृद्ध लोग लगातार व्यायाम करते रहें तो इन सभी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य कल्याण के बारे में। तो देखिए स्वास्थ्य कल्याण सुयोग्यता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस क्षमता से है, उस पावर से है, जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब जीवन में बिना किसी कष्ट के अपना जीवन चला सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है, मतलब बिल्कुल हेल्दी होने की स्थिति है। अर्थात आपके जीवन में सभी पहलुओं में संतुलन, सामंजस्य स्थापित करना। ना मानसिक तनाव है, ना सामाजिक तनाव है, ना शारीरिक तनाव है। तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। किसी व्यक्ति की सुयोग्यता या स्वस्थता उसके शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का एकीकरण का परिणाम होता है। ये सारे पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है कि उसका शरीर सही होता है,
उसका समाज में अच्छा विचार होता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, उसकी भावना सही होती है, उसके सोचने की क्षमता सही होती है, आध्यात्मिक होता है, पर्यावरण के प्रति लगाव होता है उसका। पूर्ण रूप से स्वस्थ या सुयोग व्यक्ति ही कार्य निष्पादन के उच्चतम स्तरों को प्राप्त कर सकता है। किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कौन व्यक्ति कर सकता है? जो बिल्कुल हेल्दी हो। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य कल्याण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य योग्यता वाले व्यक्ति के गुण। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बिल्कुल सब कुछ सही है, सामाजिक दृष्टिकोण, शारीरिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ये सब कुछ सही है, तो व्यक्ति कैसा होता है? उच्च आत्मसम्मान होता है उसके अंदर, उसका कॉन्फिडेंस जो होता है ना बहुत हाई लेवल का होता है। उसके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो सकारात्मक होता है। जिम्मेदार होता है वो व्यक्ति और वचनबद्ध होता है, जो कह दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हंसमुख स्वभाव का होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो हमेशा मुंह बना के रहेंगे, नहीं, वो व्यक्ति जो बहुत उच्च श्रेणी का जिसका स्वास्थ्य हो वो हमेशा हंसता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरों के प्रति चिंता का भाव होता है, दूसरों के कष्ट में वो कष्ट फील करता है। पर्यावरण के प्रति सम्मान होता है, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करता है। सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो, बिल्कुल समाज में भी उसका अच्छा मान सम्मान होता है, शरीर भी उसका सही होता है और स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करते हैं। मतलब वही है संतुलित भोजन करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, अध्यात्म करना, मेडिटेशन करना, ये सभी चीजें उनके अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सुयोग्यता के आयाम क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक स्वास्थ्य। देखिए, सामाजिक सुयोग्यता का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा समाज के अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने और उसकी योग्यता से एक व्यक्ति का उसके समाज में अपने समाज के लोगों से किस प्रकार के संबंध हैं, ये उसका सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। सामाजिक सुयोग्यता को विकसित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए व्यक्ति को दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में भी उसे अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे राय विचार देने चाहिए, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऐसे में समाज के दूसरे लोगों को। दूसरा पॉइंट कहता है शारीरिक स्वास्थ्य। तो देखिए शरीर यदि स्वस्थ है, सुयोग्य है या फिर पुष्ट है तो इसका अर्थ है कि कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए उसे समर्थ बनाता है, उसे बिल्कुल सही बनाता है ताकि वो किसी भी प्रकार के कार्यों को कर सके। वो शरीर एक ऐसा आयाम होता है ना जिसमें वो किसी भी कार्य को करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। मनुष्यों के शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता को ही शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। आपका हाथ कुछ और काम करता है, पैर कुछ और काम करता है, मांसपेशी कुछ और काम करती है। तो ये जो आपका क्षमता है कार्य करने का, इसे ही हम शारीरिक पुष्टि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है बौद्धिक स्वास्थ्य। देखिए बौद्धिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के उस क्षमता से है, उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह खुले दिमाग से नए-नए विचारों के बारे में हर प्रकार से सोच विचार सकता है। मतलब अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर किसी स्किल्स या कौशल के ऊपर सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहे तो उसे हम बौद्धिक स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति के उस क्षमता से है, उस सोच से है जिसके द्वारा वह अपने कार्य से संतोष एवं समृद्धि प्राप्त करता है, पैसे कमाता है और समृद्ध होता है। व्यापारी टाइप का जो इंसान होता है उसे हम व्यावसायिक स्वच्छता के बारे में ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल हो जाता है वहां पे। यहाँ संतोष का तात्पर्य व्यक्ति की उपलब्धि की अनुभूति से है कि क्या उसने कमाया है अपने व्यावसायिक दिमाग लगा के। पांचवा पॉइंट कहता है भावनात्मक स्वास्थ्य। तो देखिए भावनात्मक सुयोग्यता का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक जीवन यापन के दौरान हर दिन हंसी खुशी तथा मौज मस्ती के साथ साथ तनाव एवं मानसिक दबाव रहित जीवन व्यतीत करने से होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि वो खुशी खुशी अपने जीवन को जिए। देखिए भावना का मतलब होता है कि डेली लाइफ में आपके जीवन में न किसी प्रकार के परेशानियां होती है, दिक्कतें आती है, लेकिन इन सब से हटकर वो कैसे भी अपने जीवन को सही तरीके से खुशी-खुशी मौज-मस्ती में लेके चल रहा है, तो यही हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य दिखाता है। ये नहीं कि कोई दिक्कत आई हम रोने लगे, हम बिल्कुल अजीब से करने लगे, ऐसे लगे कि मेरा दुनिया लुट गया हो, ऐसा नहीं। नंबर 6 कहता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। देखिए आध्यात्मिक सुयोग्यता से मतलब यह होता है
कि व्यक्ति का आंतरिक और आत्मिक रूप से शांत रहना, मतलब व्यक्ति का जो अंतरात्मा है वो शांत हो। आध्यात्मिक सुयोग्यता की प्राप्ति के लिए और उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को स्वयं के प्रति सच्चा रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति का ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। 7वां पॉइंट है पर्यावरणीय स्वास्थ्य। प्रत्येक जीव जंतु अपने संपूर्ण जीवन काल में, पूरे जीवन के दौरान जल, भूमि, वायु का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, चाहे वो कोई हो, मनुष्य हो या किसी भी जीव जंतु की बात कर लें। इस दौरान वह बिना सोच विचार ऐसे बहुत से काम करते हैं जो हमारे पर्यावरण को निरंतर नष्ट और दूषित कर रहे हैं। तो ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। 8वां पॉइंट हमारा कहता है आर्थिक स्वास्थ्य क्या है। आर्थिक सुयोग्यता का मतलब है कि व्यक्ति द्वारा केवल धन अर्जित करने की क्षमता से है, मतलब सिर्फ पैसे कमाने से है, बल्कि नीति पूर्वक अर्जित किए हुए धन को विवेकपूर्ण व्यय और बचत करने की प्रवृत्ति भी होती है। हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे सही तरीके से बचा के रखना, अच्छे जगह पर उपयोग करना, धन को बर्बाद न करना, इस आर्थिक स्वास्थ्य के अंदर आता है। ऋण मुक्त व्यक्ति मुक्त जीवन जीने का सक्षम होता है। ऋण मुक्त मतलब कर्ज से जो मुक्त है वो अपने जीवन को सही तरीके से जी सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दबाव और दबाव से जूझना। देखिए तनाव जो होता है, जो टेंशन होता है, वो मानसिक स्थिति है जो मन पर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दबाव द्वारा बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यावस्था अर्थात बचपन से अनेक प्रकार के तनावों से गुजरना पड़ता है, दुख से गुजरना पड़ता है, कष्ट से गुजरना पड़ता है। विभिन्न शोधों से प्राप्त हुआ है, एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ है, साइंटिस्टों ने ये किया है तो उन्हें पता चला है कि आजकल बहुत से शहरी इलाकों में 4 वर्ष तक के छोटे बच्चे भी तनावग्रस्त पाए गए हैं। मतलब 4 वर्ष का बच्चा जो अभी जन्म लिया है वो भी टेंशन में है। बताइए कैसा जीवन चल रहा है कि 4 वर्ष का बच्चा टेंशन ले रहा है बातों का। और ये अक्सर शहरी क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि शहर के चोचले ही बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो अक्सर ये सारे जो बड़े-बड़े घटनाएँ जो होती है ना, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो होती है, बड़े-बड़े जो रोग होते हैं ना, ये सब आपको शहरों में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि स गाँव के लोग इतना टेंशन लेते नहीं हैं। उनका फ्रेश हवा लेना है, फ्रेश खाना खाना है, अपने खेतों की सब्जी खानी है और स्वस्थ रहना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि जब वैज्ञानिकों ने शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो शहर में आपको 4-4 साल के बच्चे टेंशन में पाए गए। उनको तनाव है और तनाव जीवन की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए तनाव जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। जो पहला तनाव है वो है जिस दबाव का प्रभाव सकारात्मक होता है, उसे हम अनुकूल दबाव कहते हैं। ऐसे टेंशन जिसको लेने से पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते हैं उसे हम अनुकूल दबाव कहते हैं। और जिस दबाव का प्रभाव निष्पादन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल होता है, उसे हम प्रतिकूल दबाव कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के दबाव आपको यहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकता है। अब हम बात कर लेंगे तनाव प्रबंधन की कुछ युक्तियां। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा कहता है तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियां एवं उनके समाधान के विषय में अपने मित्रों एवं परिवारजनों से बात करने से अक्सर तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी प्रकार के तनाव में हैं, आपको दिक्कत हो रही है, किसी चीज के तनाव से आप जूझ रहे हैं, तो आपको अपने मित्र, आपको अपने घर वाले या फिर आप जिसके सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ बात करके आप इस तनाव को कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नियमित रूप से कुछ विशेष प्रकार के योगासन द्वारा भी आप तनाव को कम कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म में दिमाग लगाते हैं, तो आप इससे भी टेंशन को कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कोई ऐसी अभिरुचि या हॉबी जो आपको बहुत पसंद है वो विकसित करें। खेलना, पढ़ना, नाचना, गाना, पेंटिंग, सारी चीजें हॉबी हो सकती है आपकी, जिसके चलते आप खाली समय में भी व्यस्त रहें। पढ़ना आपका शौक है, कंप्यूटर चलाना शौक है, तो आप खाली समय में इन सब का उपयोग करें। इसमें क्या होगा ना कि आप खाली रहेंगे नहीं तो आपके अंदर तनाव की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होगी, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपनी पसंद के संगीत सुनने से भी तनाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो इस समय आप इस सब चीजों को उपयोग करके भी आप तनाव को कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है असहज परिस्थितियों में शांत रहने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। ध्यान एवं श्वसन तकनीक क्रोध सहित कई मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का निवारण करने में सहायक होता है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं,
श्वसन के माध्यम से कई प्रकार के श्वसन के एक्सरसाइज आते हैं, खुद को शांत रहने के एक्सरसाइज आते हैं, मेडिटेशन करने में बहुत सारे तरीके हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को शांत रख सकते हैं और शरीर के अंदर के कष्टों को खत्म कर सकते हैं। 6 पॉइंट कहता है ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करें। ऐसी किताबें पढ़ना शुरू करें जिसमें ज्ञान की बातें हों, गलत-सलत किताबें ना पढ़ें। उससे क्या होता है कि माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है और आप और ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, जो सोचने की क्षमता है, वो काफ़ी सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग सोचने लगता है, जिससे तनाव कम हो जाता है। 7वां पॉइंट हमारा कहता है शरीर एवं मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देना चाहिए। कई बार लोग सही तरीके से सो नहीं पाते, पढ़ाई के मामले में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो पूरे दिन किताबों को उलट-फेर करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है, आपको 8 से 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ना शरीर आराम करेगा और आपके दिमाग को भी आराम मिलेगा और इससे तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11th चैप्टर 11 गृह विज्ञान का जिसका नाम था स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण। ये नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया था। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।